लास्ट टाइम मैथमेटिक्स में हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ी हुई थी और एक्सरसाइज 7.9 का इंट्रोडक्शन, जिसमें फर्स्ट थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस हमने देखा हुआ था। अब उसके क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व करने लगे थे। तो कल हम केवल 2 ही क्वेश्चन कर पाए थे, एग्जाम्पल नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट और उसका सेकेंड पार्ट। आज हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 28 का थर्ड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए। ये आपके सामने लिखा है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक मेथड, आपको 2 मेथड बताए गए थे। अगर सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो 2 मेथड यूज कर सकते हैं आप। अगर नॉर्मली ऐसे कर रहे हैं तो फिर आपको सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगा सकते हैं। अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन तो इसमें नहीं करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन से तो होगा नहीं। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसकी लिमिट्स को आप रोक लो, पहले इनको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए पहले हम फंक्शन ले लेते हैं यहां पर केवल। तो माना x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको आपको याद होगा, इसका डिनोमिनेटर किस टाइप का है? लीनियर नॉन रिपीटिंग है। लीनियर नॉन रिपीटिंग है तो a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये पूरा हर इधर की तरफ भेज दीजिए तो यहां रह जाएगा x। ये जब यहां जाएगा तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, a के साथ x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस b, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 1 आ जाएगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसमें हम बड़ा सिंपल मेथड यूज करेंगे। a की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 1 को 0 लेकर x निकाल के रखेंगे। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में x की जगह -1 लिख दो, यहां -1 लिखेंगे इज इक्वल टू a, -1 प्लस 2 1 आ जाएगा, प्लस -1 प्लस 1 ये तो 0 हो जाएगा। इस तरह से बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2, -2 लिखेंगे, -2 इज इक्वल टू, इस बार ये टर्म 0 हो जाएगा, -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 0, प्लस b, बउआ यहां -2 लिखेंगे, -2 प्लस 1 कितना होगा? -1। इस तरह से सॉल्व करने से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी b की वैल्यू। और अब आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से आप करेंगे तो x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1। व्हाट इज a? a is -1, then -1 अपॉन x प्लस 1 एंड b is 2 अपॉन x प्लस 2। अब देखिए बेटा, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में तो डिवाइड कर लिया है। अब हमको दोनों पक्षों का ये क्या करना है? समाकलन। तो हम समाकलन कर देते हैं दोनों पक्षों का 1 से 2 के बीच में। ठीक है, और देखो 1 से 2 के बीच में ना आपका फलन कहीं पर अपरिभाषित भी नहीं है। आप 1 से लेकर 2 तक किसी भी पॉइंट पर आप चेक करेंगे, आपका फंक्शन आपको डिफाइन फंक्शन ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए समाकलन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx फ्रॉम 1 to 2। अब इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसकी जगह पर ये तो है, इधर तो हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, dx लिख दिया, लिमिट 1 से 2 लिख दी। अब यही काम इनमें भी तो करना पड़ेगा आपको, तो यहां पर भी करिए, माइनस dx अपॉन x प्लस 1 फ्रॉम 1 to 2 प्लस, इसमें ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
x प्लस 2 फ्रॉम 1 टू 2, ऐसा आ जाएगा। ये समझ आया? तो दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन dx फ्रॉम 1 टू 2 ये लग दिया। अब इसका समाकलन कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1, इसका सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के अनुसार हमको इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इसका इंटीग्रल लिखना है। 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रल log x प्लस 1, और लिमिट अब पीछे लग जाएगी तो 1 से 2 प्लस 2 लिख दिया। इसका log x प्लस 2 हो जाएगा, तो log x प्लस 2 फ्रॉम 1 टू 2। अब लिमिट अप्लाई करने की बारी है, तो हम लिखेंगे log x की जगह पहले अपर लिमिट लिखेंगे। 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 माइनस log, अब 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2, यहां पर भी लिमिट अप्लाई होगा, पहले 2 लिखा जाएगा तो 4 माइनस 1 लिखेंगे तो log 3। और आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। log m माइनस log n, log m अपॉन n प्लस 2 log m माइनस log n, फिर से log m अपॉन n। आप चाहें तो इसे ऐसा भी कर सकते हैं। ये log में अगर आगे कोई नंबर है तो हम चाहें तो इसकी पावर में भी इसको भेज सकते हैं। पावर का नंबर log में आगे आता है तो आगे का नंबर पावर भी जा सकता है। तो ये 2 इसकी पावर में चला जाएगा, 2 4 की पावर में जाएगा 16, 3 की पावर में जाएगा तो 9। अब एक चीज और देखो, log m माइनस log n, log m अपॉन n फिर हो सकता है, तो log m अपॉन n, m की जगह 16 अपॉन 9, n की जगह 3/2। इसको भी सॉल्व कर लो भाई, तो ये 16 अपॉन 9, ये 2 अपॉन क्या बन जाएगा? 3। कैंसिलेशन तो हो नहीं सकता, तो ये 16 2 जार 32 और 9 3 जार 27। बस ये आंसर तो फिर आ जाना चाहिए, log 32 अपॉन 27। अब बताइए ये आपको समझ आया कि नहीं आया? तो पहले समाकलन ठीक वैसे ही करना है जैसे आप अभी तक करते आए हो। समाकलन के मेथड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस लिमिट का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, लिमिट को अप्लाई करना शुरू कर देना पड़ेगा इस अब आपको। आप नोट करिए, इसके बाद हम 28 का 4th पार्ट करते हैं, ठीक है? जल्दी से नोट करिए। एग्जाम्पल 28 का 4th पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2t cos 2t dt फ्रॉम 0 टू π/4। ये करना, इसको हम सब्सटीट्यूशन से करना पड़ेगा, और सब्सटीट्यूशन के लिए हमको साइन 2t को u मानना पड़ेगा। देखो आप सोचोगे अभी तक तो t मानते थे, तो बेटा अभी तक ये x में होते थे, अब ये फंक्शन खुद ही t में है, तो अब इनको हम कुछ और मानना पड़ेगा। हमने u ले लिया। अब अवकलन करते हो ना, यहां पर अवकलन करिए, साइन 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos 2t, और फिर 2t का आएगा 2, और यहां पर dt इज इक्वल टू du। अब अगर cos 2t dt इज इक्वल टू du अपॉन कितना आ गया? 2। देखो सब्सटीट्यूशन किया इसलिए आपके पास 2 मेथड है, या तो लिमिट हटा के पहले पूरा इंटीग्रेशन कर लो और इसके बाद आप वैल्यू अप्लाई करो, और या तो यही लिमिट चेंज कर लो। क्या करेंगे आप? यही लिमिट भी चेंज कर लिया जाए, ठीक है? तो एक क्या कैसे लिमिट बदली जाएगी? फंक्शन किस चीज का है? t का। तो यहां पर इसमें एक बार t के स्थान पर क्या लिखो? 0, u निकाल लो। एक बार t के स्थान पर π/4 लिखो, u का मान निकाल लो। तो लिखते हैं इफ t इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू, अगर t 0 होगा तो ये साइन 0 बन जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू, तो u का मान कितना आ गया? 0। इफ t इज इक्वल टू π/4 देन u इज इक्वल टू, अगर t की वैल्यू π/4 हो जाएगी तो साइन 2π/4, 2π/4 का मतलब π/2, 2 से 4 कटेगा ना, साइन π/2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। लिमिट्स भी हमने बदल ली।
इसलिए ये जो क्वेश्चन हमारा है साइन क्यूब 2t इंटू कॉस 2t dt फ्रॉम 0 टू π/4 इज इक्वल टू, बउआ देखो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। साइन 2t की जगह पर क्या लिखेंगे u, और u का लगाएंगे क्यूब ऐसे। इधर cos 2t dt, cos 2t dt की जगह पर क्या लिखेंगे du/2 ये कर दिया हमने, ठीक है। और लिमिट्स जो पहले 0 से π/4 थी, 0 से π/4 वो अब 0 से 1 हो गई है। बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया। अब इसको इंटीग्रेट करिए, u क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, u⁴/4। लिमिट्स राइट साइड पे आ जाएंगी फ्रॉम 0 टू 1। 4 के अंदर जरूरत नहीं है, आप चाहो तो पहले ही निकाल लो। तो ये 4 2 क्या बना लेगा 8। अब अंदर जो बचा उसमें लिमिट अप्लाई कर दो, u⁴ बचा, u की जगह 1 लिखो तो 1⁴ माइनस, अब इस u की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे 0⁴। तो आप सॉल्व करेंगे, एक ये तो खत्म हो गया, 1 की घात 4 का मान 1, 1 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/8 आ गया। ये 28 का लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब आप हमको बताइए ये चीज समझ आई कि नहीं है आपको। अब हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज 7.9। एक्सरसाइज 7.9, एक्सरसाइज 7.9 फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 dx फ्रॉम -1 टू +1। देखो इसको इंटीग्रेट करना है, बड़ा आसान है। x + 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x + 1 का इंटीग्रेशन होगा x + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम -1 टू +1। जैसे x का इंटीग्रल नहीं होता x²/2, नहीं आया समझ में। अरे x का इंटीग्रल याद है कि नहीं, अच्छा आपको याद है क्या होता है x²/2। तो x + 1 का इंटीग्रल क्या आएगा x + 1 होल स्क्वायर/2। पसंद नहीं आया। आप ऐसा चाहते हो कि हम अलग अलग कर दें और फिर कर लो तो भी सही है। वो इसको अलग कर दो तो x dx, इसको अलग कर दो तो dx, इसका x²/2 और ये हो जाएगा x हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो भी सही है, वो दोनों से बात बराबर है। अब लिमिट अप्लाई कर दो। आप पहले अपर लिमिट लिखोगे 1, तो ध्यान से देखिए 1 + 1 होल स्क्वायर/2 माइनस, अब इसी की जगह लोअर लिमिट -1 + 1 होल स्क्वायर/2, 2 स्क्वायर कितना बन गया 4/2 2, और ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। आंसर क्या आ गया देखो 2। नहीं समझ में आया, आया चेक करो जरा, आ रहा है आंसर। क्यों भाई, आप चाहें अगर आपको ऐसे नहीं पसंद आ रहा है आप अलग अलग कर लो, x dx फ्रॉम -1 टू +1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम -1 टू +1, फिर दोनों को अलग अलग करो, दोनों में अलग अलग लिमिट अप्लाई करो। वैसा करोगे क्वेश्चन थोड़ा सा इसकी तुलना में बड़ा हो जाएगा, ऐसे कर लो तो ज्यादा आसान रह गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, चलो देखो बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx फ्रॉम 2 to 3। बेटा देखो बताइए, फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में के हिसाब से सबसे पहले इसका मुझे क्या लिखना चाहिए, एंटी डेरिवेटिव। 1/x का एंटी डेरिवेटिव log x, और अब लिमिट अप्लाई कर देंगे फ्रॉम 2 to 3। पहले x की जगह पर अपर लिमिट तो log 3 माइनस log 2, अब log 3 माइनस log 2 log m माइनस log n, तो log m/n, ये आंसर हो गया। नहीं समझ में आया बेटा, आप सोचोगे मोड कहां गया, तो मोड से हमने नंबर बाहर निकाल लिए। अब 3 है तो 3 मोड से निकलेगा तो +3 तो आएगा, +2 बाहर निकलेगा तो +2 आएगा, -2 होता तो भी बाहर निकल के +2 ही आता। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है,
इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर, 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 और यहां पर dx फ्रॉम 1 to 2। बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं आपको? ठीक है, चलिए सबसे पहले सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये हम बोलते ही रहते हैं कि आपको याद भी है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। आप बोले रहो, याद तो हमें कुछ और नहीं है ना? अच्छा, ऐसा नहीं है, कल ही बताई हमने। जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस थी उसके मुताबिक हमको ये बताया गया कि अगर ऐसा कोई फंक्शन लिखा है, सबसे पहले इसका क्या लिखो? एंटी डेरिवेटिव, फिर लिमिट्स को राइट साइड पे ले जाओ, फिर उनको अप्लाई करो, कांस्टेंट मत लगाओ, ये सब बताया। वही चीज यूज कर रहे हैं हम लोग। चलो इसका एंटी डेरिवेटिव लिखो। 4x क्यूब का क्या होगा? x टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 5x स्क्वेयर का क्या होगा? x क्यूब अपॉन 3 प्लस 6x का x स्क्वेयर बाई 2 प्लस 9x। ठीक है, और ये लिमिट हमने अप्लाई कर दी फ्रॉम 1 to 2। इसका लिमिट हमने अप्लाई कर दिया 1 से 2 तक। बताइए अब आपको समझ आया कि नहीं आया? ये क्यों भाई आया? चलिए इसमें इससे कैंसिल कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो 3 टाइम्स में। अब लिमिट अप्लाई कर दो। नहीं समझ आएगा? अब लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई करने में क्या करिएगा? सबसे पहले जहां जहां पर वेरिएबल है वहां अपर लिमिट लिखा जाएगा, फिर माइनस जहां जहां वेरिएबल है वहां लोअर लिमिट लिखा जाएगा। चलिए x जहां जहां पहले 2 लिखो, तो 2 टू दी पावर 4 कितना होगा? 16 माइनस 5/3, 2 टू दी पावर 3 8 प्लस 3 2 स्क्वेयर 4 प्लस 9 इंटू 2 18 माइनस लगा दिया। अब जहां x है सब जगह लोअर लिमिट लिखोगे 1, तो यहां 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस यहां 1 लिखेंगे तो 5 इंटू 1 अपॉन 3 5/3, यहां 1 लिखेंगे तो प्लस 3 प्लस 9 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा ना सॉल्व कर लो भाई। देखो ध्यान से, 3 चौके 12, 12 और 18 कितने हो गए? 30, 30 और 16 कितने हो गए? 46 माइनस 5/3 माइनस 9 3 12 और 1 13 माइनस 5/3। ओ आई एम सॉरी, 5 8 40/3 आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए आप। तो 46 माइनस 40/3 माइनस 13 प्लस 5/3 माइनस है, बाहर निशान बदल जाएगा। देखो 46 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 3 और 3 33। और इसमें देखो ये 40/3 है, ये 5/3 है, ये माइनस और ये प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस 35/3। इसके नीचे एक मान लीजिए 3 LCM, 33 3 are 99 माइनस 35, 9 में से 5 माइनस किए 4, 9 में से 3 माइनस किए 66 64/3। क्या आंसर आया भाई इसका? 7.9। चेक करिए जरा, आया? अच्छा, आप जानते हैं एक तरीका यहां पर और भी हम लगा सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो, पसंद आ जाए, करें हम। ये जैसे x टू दी पावर 4 है, समझ रहे हैं? पहले इसी में दोनों लिमिट अप्लाई कर दो। x टू दी पावर 4 है तो हमने लिखा 2 टू दी पावर 4 माइनस 1 टू दी पावर 4। देख लो ध्यान से, हम तो कर रहे हैं, अब आप नहीं देखोगे तो क्या फर्क, क्या फायदा मिलेगा आपको? 5/3 लिखा, x क्यूब, x में पहले अपर लिमिट लिखोगे 2 क्यूब, माइनस x की जगह लोअर लिमिट लिखोगे 1 क्यूब, माइनस लगाएंगे बीच में, प्लस 3 x स्क्वायर है
तो पहले 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 9, x की जगह पर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे पहले मैंने एक साथ लगाया अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के फिर एक साथ लोअर लिमिट। आप ये तरकीब भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी कर लो। अब इसे सॉल्व करो, 16 माइनस 1 15, ये कितना हुआ 8 माइनस 1 7 5 जार 35 अपॉन 3, 4 माइनस 1 3 3 जार 9 प्लस 9 9 9 18 and 53, this is 33 minus 35 upon 3. Directly you can reach up to this step. इस स्टेप तक डायरेक्टली आप पहुंच सकते हैं। नहीं समझ में आया तो देखो इसमें थोड़ा सा झंझट जो है ना कम है इसकी कंपैरिजन में, देख रहे हैं। तो जरूरत पड़े पर जगह जगह पर जरूरी नहीं कि एक ही मेथड बता दिया गया उसी को पकड़े बैठे हो आप, और भी यूज कर सकते हैं तरीके, ठीक है। तो ये भी मेथड आगे सॉल्व करोगे 64/3 इसको भी आना है। तो ये कौन सा क्वेश्चन लगा लिया, 3rd नंबर। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 4th नंबर को। आप प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx फ्रॉम 0 to π/4। ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cos 2x अपॉन 2। याद आया आपको, फ्रॉम 0 to π/4। ये -1/2 के अंदर जरूरत नहीं, इसको बाहर कर लीजिए आप। अंदर रह जाएगा cos 2x फ्रॉम 0 to π/4 -1/2। लिमिट अप्लाई करिए, x की जगह पर पहले अपर लिमिट लिखा जाएगा तो 2 into π/4 माइनस, अब x की जगह लोअर लिमिट लिखा जाएगा तो cos 2 into 0 -1/2। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, cos π/2, cos π/2 की वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, -1 बना, -1 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +1/2 आंसर आ जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज cos 2x dx फ्रॉम 0 to π/4, आई थिंक 0 to π/2, 0 to π/2। इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्यूशन करना है। cos 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, sin 2x अपॉन 2, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। इसके बाद लिमिट अप्लाई कर दीजिए, 1/2 के अंदर जरूरत नहीं है, बाहर खींच लो इसको, 1/2, और यहां पर ये क्या होगा, sin 2x फ्रॉम 0 to π/2, 1/2। बेटा देखो लिमिट अप्लाई करोगे, पहले अपर लिमिट लिखी जाएगी तो sin 2 into π/2 माइनस sin 2 into 0, 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, sin π, sin 180 की वैल्यू 1, क्या sin 180 का मान, sin 0 का 0, sin 90 का 1, sin 180 का फिर 0, माइनस sin 0 की वैल्यू, अरे ये पूरा कैसा आ गया, 0 आंसर आ गया। चलो 5 6 देखो आंसर आ रहा है, ठीक। 6 नंबर पे है e to the power x dx फ्रॉम 4 to 5, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx फ्रॉम 4 to 5। दो देखें भैया, एक सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के मुताबिक सबसे पहले अंदर लिखे फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव लिखो। e टू द पावर x का एंटी डेरिवेटिव बताओ, e टू द पावर x लिमिट्स फ्रॉम 4 to 5। अब पहले अपर लिमिट लिखो फिर लोअर, तो e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4। बहुत ज्यादा कर सकते हो, e टू द पावर 4 आप कॉमन ले सकते हो, तो अंदर आ जाएगा e -1, बस इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx फ्रॉम 0 to π/4, tan x dx फ्रॉम 0 to π/4। फिर से सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के अकॉर्डिंग
सबसे पहले मुझे tan x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए, मीन्स इंटीग्रल ऑफ tan x। कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ tan x? हाँ जी, log sec x। अब ये तो इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। चलो अब वैल्यू अप्लाई करो, अपर लिमिट लिखी जाएगी पहले यहां पर, तो log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0 बउआ, ठीक है ना। sec पाई बाई 4 की वैल्यू बताइए, √2 माइनस log sec 0 का मान 1, cos 0 1 तो sec 0 भी 1। अब log √2, इसको तो आप बहुत ज्यादा इसे करो, log 2 टू दी पावर 1/2 माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर 0 के बराबर आएगी। इसमें log m टू दी पावर n, तो पावर आगे आ जाएगी 1/2 log 2। बस मेरे ख्याल से यही आंसर आ जाना चाहिए, या हो सकता है log √2 ही दे रहे हूं आंसर में, तो वो भी सही है। 8th नंबर क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, cosec x dx फ्रॉम π/6 टू π/4। क्या आप बता सकते हैं cosec x का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल क्या होता है? log cosec x माइनस cot x, ठीक है ना। तो cosec x के लिए हमने लिख दिया log cosec x माइनस cot x। अब लिमिट की बात आई तो लिमिट हम यहां से नोट कर देंगे राइट साइड में। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए भाई, अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले सब जगह अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। log पहले सब जगह π/4, cosec π/4 माइनस cot π/4, फिर माइनस इसी तरीके से log cosec π/6, cosec π/6 माइनस cot π/6। लिमिट अप्लाई कर दिया, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अब आप मुझे बताइए cosec π/4 की वैल्यू √2, cot π/4 1, अगेन cosec π/6, π/6 मतलब 30, और cosec 30 की वैल्यू 2, और cot 30 की वैल्यू √3। ऐसे ही तो है ना कुछ, tan 60 cot 30 होता है। अब log m माइनस log n, log m माइनस log n, तो log m अपॉन n √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। अब ये देखो ऐसे ही आ रहा है या मुझे इसको बदलने की जरूरत है? हो सकता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, ऐसे ही आ रहा है आंसर, तो बस ठीक है, फिर यही आपका आंसर हो गया। बताइए समझ आया कि नहीं? लास्ट में कौन सा रूल लग गया? log m माइनस log n। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 टू 1, फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस वी विल हैव टू राइट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा? साइन इनवर्स x, ठीक है। अब लिमिट्स की बात आती है तो 0 टू 1, यहां पर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। देखो बेटा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? साइन π/2। साइन इनवर्स 0 की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? साइन 0।
अब साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 2, साइन इनवर्स साइन 0 की वैल्यू 0। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पाई बाई 2। बताइए समझ आया कि नहीं आया? तो ये 9 नंबर हो गया, प्लीज नोट करिए। इसके बाद और लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 टू 1। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एंटी डेरिवेटिव लिखिए पहले। कितना होगा? tan इनवर्स x। अब लिमिट्स की बारी है तो फ्रॉम 0 टू 1 लिमिट अप्लाई करिए। tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan इनवर्स 0 की जगह लिख सकते हैं tan 0। tan इनवर्स tan पाई बाई 4 में क्या आएगा और इधर क्या हो जाएगा -0। इस तरीके से आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। 11th नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 फ्रॉम 2 to 3। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 फ्रॉम 2 to 3। फिर से सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के अनुसार सबसे पहले आपको दिए गए फलन का क्या लिखना चाहिए? एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, याद आया? तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है ना? तो 1/2 a की जगह पर 1 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और अब लिमिट भी अप्लाई करनी है फ्रॉम 2 to 3। इसकी जरूरत हमें अंदर नहीं थी तो हमने बाहर कर लिया 1/2। चलिए लिमिट अप्लाई करेंगे तो log x की जगह पहले 3 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। बताइए क्या बन जाएगा ये? 3 माइनस 1 क्या हुआ? 2 अपॉन 3 प्लस 1 क्या हुआ? 4। फिर से देखो 3 माइनस 1 2 अपॉन 3 प्लस 1 4, 2 अपॉन 4 1/2 माइनस लॉग, अब 2 लिखेंगे, 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3, 1/3। नहीं समझ में आया? अब 1/2 इसमें फॉर्मूला लगेगा log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m अपॉन n, m अपॉन n करोगे 3/2 बन जाएगा। ये इस तरीके से आपका 11 नंबर का आंसर आ जाएगा। अब पहले ये बताइए ये समझ आया कि नहीं आया आपको? 1/2 अपॉन 1/3 करोगे नीचे नंबर पलट जाएगा तो 3/2 ही तो आ जाएगा। ना समझ आया? अच्छा, अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx फ्रॉम 0 to π/2। cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 के बीच में। पहले cos स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जानते हैं, हमको करना पड़ेगा। हाँ बेटा, वेरी गुड। 1 प्लस cos 2x/2 कर देना पड़ेगा आपको। आपको 2 फॉर्मूले बताए गए थे, एक cos 2x से निकाल करके, एक फॉर्मूले से cos 2x का होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अगर वहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हैं, मैं फिर से लिख देता हूं, अगर आप cos स्क्वायर x निकालते हैं तो 1 प्लस cos 2x/2 होगा। अगर आप साइन स्क्वायर x निकालते हैं तो 1 माइनस cos 2x/2 आएगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x की जगह 1 प्लस cos 2x/2 इंटू dx फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है? अब ये 2 की जरूरत तो है नहीं तो हम बाहर कर ही लेते हैं। अब अंदर जो बचा उसका इंटीग्रल लिख लो। 1 का इंटीग्रल x, cos 2x का इंटीग्रल
साइन 2x अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। समझ में आया भाई? पिछली इतनी एक्सरसाइजेज आपने की हैं, वहां पर इंटीग्रेशन निकालें तो उन पुराने नॉलेज को यूज करो। फालतू का है कि 4 लाइनें बनाओगे आप। पहले हम अलग अलग करें इससे, फिर अलग समाकलन करें। जब आप 7.7 तक एक्सरसाइज इसीलिए सिखाई गई थी आपको कि आप समाकलन के हर प्रकार के फंक्शन के लिए आप बिल्कुल माहिर हो जाएं। अब माहिर हो गए हो तो फालतू क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ाई नहीं, च्युइंगम थोड़ा चबाते जाएंगे आप इसे। जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करो, और सॉल्व करने का मतलब हल करें, सरल करें लिखा रहता है। सिंप्लीफाई दीज इंटीग्रल्स, सिंप्लीफाई करना है, डिफिकल्ट नहीं बनाना उनको, ठीक है। चलिए लिमिट अप्लाई करिए भाई। कैसे करिएगा? वो दूसरा वाला मेथड करें जो हमने बाद में बताया आपको। चलो पहले इसमें लिखो, x की जगह अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, ये प्लस लगा दो 1/2। इसमें साइन पहले ये लिखेंगे, साइन 2 पाई बाई 2 माइनस साइन x की जगह 0 करोगे तो बउआ ये क्या बन जाएगा? 0। अब पहले हमें ये बताओ, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये आप नहीं समझ पाए, कैसे हो गया? आ गया समझ में? फिर देखो x है अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस इसी x की जगह लोअर लिमिट 0, फिर ये 1/2 साइन 2 पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू 0 मतलब साइन 0। इसमें से आ गया पाई बाई 2 प्लस साइन 0 तो 0 हो गया, साइन पाई भी क्या हो गया? 0। तो कहने का मतलब ये तो पूरा टर्म ही बेचारा बर्बाद हो गई इसकी लाइफ। देखो 0 हो गया ना, ये 0 माइनस 0, 0 0 कैंसिल, 1/2 बचा, ऐसा क्या? पूरा 0 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? पाई बाई 4। दिस विल बी अवर आंसर। चेक करिए कितना आ रहा है जरा। हाँ जी बेटा आ रहा है, ठीक। देखो तब तक हमने अगला क्वेश्चन भी नोट कर दिया भाई यहां पे। फ्रॉम 2 to 3 प्लीज टेल मी कौन सा मेथड, विच मेथड वी शुड यूज इन दिस क्वेश्चन? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और बताओ, बढ़िया मेथड है सब्स्टिट्यूशन, पर उससे भी अच्छा मेथड है अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो। समझ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन से बेशक आंसर आएगा, पर सब्स्टिट्यूशन में हमने कुछ शॉर्ट भी तो बनाए थे उस समय, उनका इस्तेमाल कर लो। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने से क्या हो गया कि नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है ऊपर उसी ही का क्या लिखा है? अवकलन। तो नीचे फलन ऊपर अवकलन, आंसर क्या होता है? लॉग फलन। तो ये 1/2 लिखा जाएगा, और लॉग फलन का मतलब x² + 1। अब इसमें तो लिमिट है तो लिमिट भी अप्लाई करनी पड़ेगी भाई आपको। बउआ समझ आ रहा है भैया? अच्छा 1/2 लिमिट अप्लाई करो तो पहले अपर लिमिट लिखी जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये आया log 10, कहे के मारे x की जगह 3 लिखा, 3² 9 + 1 10। अब 2 लिखेंगे, 2² 4 + 1 5, log 5। 1/2 log m माइनस log n, log m अपॉन n। 1/2 log 5 2s are 10। ये आंसर आ गया, 5 दूना 10। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया? 13 नंबर क्वेश्चन कर लिया भाई। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 2x + 3 अपॉन 5x² + 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 अपॉन 5x² + 1 dx फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1। क्या करना चाहिए बताओ? सब्स्टिट्यूशन लगा दें, बन जाएगा उससे। वैसे ये आप जानते हो फॉर्मेट कौन सा है, कुछ याद है किसी को? मैं आपको याद दिलाता हूं, ये फॉर्मेट है इंटीग्रेशन ऑफ px + q अपॉन ax² + bx + c dx। ये फॉर्मेट है ये।
ठीक है। और इसमें हमारी कोशिश हमेशा यह रहती थी कि अंश में नीचे नंबर का क्या बन जाए, अवकल गुणांक बन जाए, ये हमारी कोशिश रहती थी। एक काम कर लो अलग अलग, पहले तो इसमें करना पड़ेगा आपको। ये 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 1 प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है भैया? बोलो। ओके, अब एक काम करेंगे, ध्यान से सभी बच्चे देखें। इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से डिवाइड, 5 का गुणा 5 का भाग। ऐसा करने से क्या होगा? आंसर है ये क्या बन गया, 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 1 प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ये 1/5 लिखा है, ये 10 हो गया x बटे 5x स्क्वायर प्लस 1 3 dx अपॉन 1 को 1 लिखा, 5x स्क्वायर को अंडर रूट 5x का होल स्क्वायर कर दिया हमने। कोई प्रॉब्लम? ओके, अब आपको इसको देख के कुछ याद नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा नीचे फलन, ऊपर उसी का अवकलन। देखो 5x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 10x, वैसे ही तो बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग फलन, मतलब 5x स्क्वायर प्लस 1। और इसको देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x, ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह पर है क्या, अंडर रूट 5x। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, एक अंडर रूट 5 आपको अपॉन में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो x के साथ में गुणा में है, भाग में होता तो गुणा में लेते। अब लिमिट की भी तो बारी यहीं पर है, लिमिट भी यूज कर दो, फ्रॉम 0 to 1। इसमें भी लिमिट अप्लाई करेंगे, फ्रॉम 0 to 1, 1 अपॉन 5 लॉग x की जगह 1 लिखेंगे ना बेटा, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 इंटू 5 प्लस 1 लॉग 6। अब आप जब x की जगह 0 लिख दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लॉग 1 आ जाएगा, है ना, प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 5। इसमें भी बेटा लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स पहले क्या आएगा, अंडर रूट 5, क्योंकि 1 लिखोगे, फिर माइनस इसकी जगह 0 कर देंगे तो tan इनवर्स 0, लॉग 1 का मान क्या हो जाएगा, 0। किसी भी बेस पर log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो ये 1/2 log 6 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 5 tan इनवर्स अंडर रूट 5, क्योंकि tan इनवर्स 0 का मान फिर 0 हो जाएगा। यही आंसर आ जाना चाहिए। देखो जरा आंसर में आ रहा है। तो ये हमने कौन सा नंबर कर लिया, 14th नंबर कर लिया, ठीक है। इसके बाद 15 करना है, नहीं करना है, 15th नंबर आप जैसा चाहो कर लेते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। आज इतना ही रख लेते हैं मैथमेटिक्स में, आगे और भी पढ़ाई करेंगे, अगली क्लास पे कर लेंगे। आप भी चाहें तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, घर में ट्राई करते हो कि नहीं करते हो आप लोग? नहीं करते हो? करते हैं तो ट्राई का कितना फायदा मिलता है ट्राई करने का? पूरा, ठीक है। आप भी कोशिश करिए, जो नहीं आते हैं हम यहाँ पर बताते जाएंगे आपको। तो 14 तक लगा लिए हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास पे करते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।